So, yesterday we had studied the importance of industrialization and what benefits industrialization brings to an economy. Now, we will study today the types of industries. The types of industries. See, industries can be classified on the basis of A. Users, B. Types of inputs used, C. Ownership, D. Size, and okay, that is all here. So actually we classify industries into different categories according to the purpose of our study. जैसे इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, तरह तरह के उद्योग धंधे होते हैं, तो हम उन्हें एक खास तरह से पढ़ने के लिए, एक खास तरह से उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए, रिसर्च करने के लिए उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि एक फिक्स्ड इस तरह का कोई डिवीज़न है। इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री है। अब एक फैक्ट्री है, कहीं कार की फैक्ट्री है, कहीं प्लास्टिक की फैक्ट्री है, कहीं स्टील की फैक्ट्री है, कहीं पेपर फैक्ट्री है, कहीं केमिकल फैक्ट्री है। फैक्ट्रीज तो अपनी जगह पर है, बट हम उनको स्टडी करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपनी समझ के लिए अलग अलग तरीके से उनको ग्रुप्स में बांटते हैं ताकि हम उनके बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। तो उनको बांटने के कई तरीके हैं, जैसा हमने देखा यहाँ 4 तरीके हमें दिए गए हैं, और भी तरीके होते हैं, बट फॉर आवर पर्पज हेयर वी डिवाइड इंडस्ट्रीज ऑन द 4 बेसिस. नंबर ए इज यूजर्स. यूजर्स यानी कि जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनके यूजर्स कौन हैं। तो एक यूजर्स के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को बांट सकते हैं। दूसरा है टाइप्स ऑफ इनपुट्स यूज्ड, उसमें किस तरह का इनपुट्स यूज होता है उस इंडस्ट्री में, क्या रॉ मटेरियल्स और क्या इनपुट्स यूज होते हैं, उनके बेसिस पर बांट सकते हैं। थर्ड का यहाँ टाइप है ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कि कौन उसका ओनर है। तो इस तरह से हम इंडस्ट्रीज को बांट सकते हैं, वी विल सी। एंड देन लास्टली साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ दैट इंडस्ट्री और दैट फैक्ट्री। तो उसके आधार पर, साइज के आधार पर भी हम अलग अलग इंडस्ट्रीज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। सो वी विल लुक इनटू इट। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए, सबसे पहले यूजर्स. सी, इफ द आउटपुट, आउटपुट का मतलब है गुड्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे फिनिश्ड गुड्स। कोई भी इंडस्ट्री, उसका आउटपुट क्या होता है, जो भी गुड्स है या सर्विसेज। तो इफ द आउटपुट इज कंज्यूम्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर, इट इज कॉल्ड अ कंज्यूमर गुड्स सेक्टर और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। समझेंगे, अगर कोई इंडस्ट्री है जिसका कि जो भी प्रोडक्ट हो रहा है वो एक कंज्यूमर के द्वारा वो कंज्यूम हो जा रहा है, मतलब उसका आगे कुछ और नहीं हो रहा है, बस उसका जिसने उसे खरीदा वो उसको यूज कर रहा है। जैसे हम लोग टेलीविज़न, सपोज एग्जाम्पल, तो टेलीविज़न जो जहाँ बना और बिक रहा है, हम क्या करते हैं, जाके टेलीविज़न सीधे अपना यूज़ करने लगते हैं और उसका कुछ नहीं, हम लाते हैं, अपना लगाते हैं, देखने लगते हैं, या जो भी जिस काम के लिए भी लगाया। तो टेलीविज़न इंडस्ट्री इज अ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। हम शूज़ खरीदने जाते हैं, हम शूज़ ले आते हैं, शूज़ पहन के इस्तेमाल करने लगते हैं, तो शूज़ भी क्या हो गया, शूज़ का इंडस्ट्री हो गया कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। तो इसी तरह जो भी चीज़ें, जो इंडस्ट्री ऐसी चीज़ें बनाता है जो कि कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्टली यूज हो जाती हैं, तो ऐसे इंडस्ट्री को वी कॉल इट कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। तो यही कहा है कि इफ द आउटपुट इज कंज्यूम्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर, फाइनल मतलब अब उसके बाद और आगे कुछ नहीं जा रहा है। टीवी हमने खरीदा, अपने घर में लगा के इस्तेमाल कर रहा है,
अब हम टीवी को कुछ आगे और बेच नहीं रहे हैं या किसी और को कोई उससे सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा। उसी तरह कोई शूज है, कोई शर्ट है, हम गए शर्ट खरीदे और शर्ट को हम पहनने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ों जो बनती हैं जहाँ इंडस्ट्रीज में, ऐसी इंडस्ट्रीज को भी कॉल इट कंज्यूमर गुड्स, यानी जो कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाते हैं, डायरेक्टली जो यूज होते हैं एज गुड्स बाय कंज्यूमर्स। इफ द आउटपुट इज कंज्यूम्ड बाय अनदर प्रोड्यूसर, इट इज कॉल्ड अ कैपिटल गुड्स सेक्टर। इसको हम कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स भी कहीं कहीं लिखा रहता है। यानी कि अगर इंडस्ट्री ऐसी चीजें बना रहा है जिसको कि आगे चल के कोई और प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहा है रादर अपने पर्सनल यूज के, जैसे मशीनों का क्या होता है, मशीन आदमी खरीदता है तो वो क्या करता है, उन मशीनों से फिर आगे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करता है, ठीक है, उनसे आगे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन का काम करता है। उसको अपना कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो उसको प्रोडक्शन के लिए लेता है। जैसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, टूल्स देखते हैं। अब कोई ड्रिल खरीदता है जाके, ड्रिलिंग मशीन, तो वो ड्रिल अपने घर में तो उसको मुश्किल से एक दो छेद कहीं करना होगा तो करना होगा, तो उसके लिए वो ड्रिल थोड़े खरीदता है। ड्रिल आदमी खरीदता है जो काम करता है ड्रिलिंग का, ताकि उससे आगे वो ड्रिलिंग का काम कर सके। तो ऐसी चीजें जो हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं फर्दर, नॉट आवर ओन कंजम्पशन, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब वो कैपिटल की तरह प्रोडक्शन में यूज होता है। तो दो तरह के गुड्स बनते हैं इंडस्ट्रीज में, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं गुड्स में कि दो तरह के गुड्स होते हैं। एक जो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाते हैं, डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, एंड अनदर गुड्स आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो ऐसे गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो उसी तरह से जो इंडस्ट्रीज ऐसे गुड्स को बनाती हैं उनको हम उसी अकॉर्डिंगली नाम दे देते हैं, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री या कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो घरों में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, टेलीविज़न, आयरन, फैंस, बल्ब, ये सेक्टर है, सेक्टर को इंडस्ट्री ही कहेंगे ना। हाँ, सेक्टर का मतलब उसी को एक क्षेत्र बोल दिया कि मतलब सेक्टर तो देखिए बोलने का तरीका है, एरिया यानी कि कंज्यूमर गुड्स का एरिया है, वो कहने का तरीका है। इकोनॉमी में हम बांट देते हैं तो हम कहते हैं ये कंज्यूमर गुड्स सेक्टर है, वो कहने का खाली तरीका है, ठीक है। सेक्टर का मतलब है एरिया। तो जो भी हम पर्सनल यूज करते हैं घरों में चीजें आप देख सकते हैं, जैसे फैन हो गया, वॉल क्लॉक हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें क्या है, हम अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं। सो दीज आर ऑल कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। और जहां ऐसी चीजें जो हम घरों में अपने इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि उनको कोई प्रोडक्शन के काम में इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं, ऐसी चीजों को कहते हैं हम कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एक कार हम खरीदते हैं जनरली। अब आज इतनी इकोनॉमी डाइवर्स हो चुकी है कि आप 100% वो नहीं कह पाएंगे, बहुत जगह वेरिएशन होता है, लेकिन जनरली कार जो है वो लोग अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं। अब आप कहे कि सर कार तो बहुत लोग रेंट पर चलाते हैं, इतना ओला चल रहा है, वो अलग बात है। कार के बहुत यूज हो सकते हैं, वो प्रोडक्शन में भी यूज हो सकता है कि ठीक है एज ए टैक्सी चल रहा है तो वहाँ वो एक प्रोडक्शन कर रहा है, या एज ए ओला कैब चल रहा है, दैट इज डिफरेंट। बट इन जनरल अगर हम लेके चले तो कार है वो पर्सनल यूज के लिए आदमी लेता है, तो इट इज अ कंज्यूमर गुड। वेयर एज ट्रैक्टर आदमी अपने घूमने के लिए गांव में नहीं लेता है कि हाँ भाई ट्रैक्टर गांव घर में लगा हुआ है, कहीं जाना है तो ट्रैक्टर से जाएंगे। नो, ट्रैक्टर इज परचेज्ड फॉर
यूजिंग इन एग्रीकल्चर, फॉर यूजिंग इन प्रोडक्शन। तो ट्रैक्टर को हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गुड्स। खैर ये एक थोड़ा सा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, बहुत सी चीज़ें इसमें आप कहिएगा क्योंकि इकोनॉमी ऐसी हो गई है कि डाइवर्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है, ये बहुत ही सिंपल तरीके के समझने के लिए क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आगे क्या कहता है कि देयर आर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट एंड स्टील। जैसे इंडस्ट्रीज हैं, मैंने कल आपको बोला था कि स्टील बनाते हैं या सीमेंट बनाते हैं, तो अब वो सीमेंट और स्टील का क्या होता है, आगे चल के वो स्टील कोई अपने यूज़ के लिए थोड़े स्टील का यूज़ या तो मशीन बनेगा उससे, या जो भी कुछ बनेगा ताकि वो आगे बिकेगा। स्टील कोई अपने यूज़ के लिए थोड़े खरीदता है कि हम स्टील खरीद के ले आए। स्टील इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट थिंग्स। तो एक इंडस्ट्री जिसने स्टील बनाया, उसका आउटपुट हो गया स्टील। अब वो स्टील जो है दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, जहां स्टील से बहुत सारी चीज़ें बनती होंगी, मशीनें बनती होंगी, टूल्स बनते होंगे। तो स्टील इंडस्ट्री को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, क्योंकि वो स्टील हम अपना घर में रखने के लिए, सजाने के लिए नहीं लेते हैं। वो स्टील जो भी खरीदता है इंडस्ट्री, ताकि उससे स्टील से और सारी चीज़ें बना के बाजार में बेच सके। तो स्टील इंडस्ट्री को क्या कहेंगे हम? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कहेंगे। या सीमेंट इंडस्ट्री को क्या कहेंगे? अब सीमेंट हम घर में ला के रखने के लिए थोड़े, सीमेंट से कुछ ना कुछ आगे यूज होता है, कुछ बनाया जाता है। तो सीमेंट भी क्या हो गया? दूसरे इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का रॉ मटेरियल हो गया सीमेंट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग्स का, रोड्स का, वहाँ सीमेंट यूज होता है एज ए रॉ मटेरियल। तो सीमेंट भी हो गया वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, क्योंकि वो कैपिटल की तरह काम करता है। और यहाँ फिर आगे कहा है कि ऐसी चीज़ें जो बहुत ही बेसिक हैं, यानी बहुत ही जिनसे ज़्यादातर चीज़ें बनती हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं बेसिक गुड्स इंडस्ट्री। बेसिक गुड्स इंडस्ट्री जैसे स्टील इंडस्ट्री। आप जितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, देखिए सारी चीज़ें स्टील की, कांटा, छुरी, चम्मच, आप बर्तन, स्टोव, जितनी देखिएगा अपने आसपास में चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें स्टील की बनी होती हैं या आयरन की बनी होती हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, तो ये इतनी बेसिक ज़रूरत है इन इकोनॉमी की, तो इसको हम ऐसे चीज़ों को कहते हैं बेसिक गुड्स। बेसिक गुड्स जैसे सीमेंट, हर जगह सीमेंट से बन रहा है, कहीं मकान बन रहा है, कहीं सड़क बन रहा है, कहीं पुल बन रहा है, कहीं ओवरब्रिज बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं बिल्डिंग, हर तरह का चीज़ बन रहा है सीमेंट। तो सीमेंट जो है उसको कहते हैं बेसिक गुड। स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री कहेंगे बेसिक गुड्स, क्योंकि इनसे ही सारी चीज़ें बनती हैं, लगभग बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं आयरन और स्टील से। देखिए आज हर जगह आयरन और स्टील का, हर चीज़, ज़्यादातर चीज़ जो है आयरन और स्टील का, आपको देख लीजिए अपने आसपास। तो इसीलिए ऐसे इंडस्ट्रीज को हम बेसिक गुड्स इंडस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो हमने यूज़र के आधार पर दो ग्रुप में बांटा, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में कुछ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें बनाने वाले इंडस्ट्रीज होते हैं, उनको हम कहते हैं बेसिक गुड्स इंडस्ट्री। जो बेसिक है, जो इकोनॉमी के लिए बेसिक है, उसके बिना सर्वाइव, उसके बिना इकोनॉमी नहीं है। स्टील आज बनना बंद हो जाए तो क्या होगा? सारा काम रुक, क्योंकि सारा चीज़ मशीन से, स्टील से हर चीज़ चल रहा है, आयरन से, स्टील से। सो यूज़र्स के आधार पर हमने देख लिया कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, क्योंकि कंज्यूमर उनके गुड्स को इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, क्योंकि उनके गुड्स कैपिटल की तरह प्रोडक्शन में यूज होता है। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन इज
ऑन टाइप ऑफ इनपुट्स यूज्ड, किस तरह के उसमें इंडस्ट्री में इनपुट्स यूज हो रहे हैं उसके आधार पर बांटा जाता है। देखिए, इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, सच एज एग्रो प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स सेक्टर, रबर प्रोडक्ट्स, लेदर गुड्स। ठीक है, तो किस तरह के रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं उसके आधार पर भी इंडस्ट्री को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। जैसे जहां एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स यूज हो रहा है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ऐसे को हम कहेंगे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे सबसे पहले है राइस मिल, राइस मिल, चावल के जो मिल होते हैं, फ्लावर मिल, आटा मिल जो होते हैं, जहाँ देखिए आशीर्वाद सब बिक रहा है आटा। देन आपका शुगर इंडस्ट्री हो गया, वहाँ क्या यूज़ होता है, शुगर केन यूज़ होता है। ठीक है, जूट इंडस्ट्री हो गया। इस तरह आप देखेंगे ऑयल इंडस्ट्री, जहाँ ऑयल हमें देखिए ऑयल हम खरीदते हैं, वहाँ ऑयल सीड्स को यूज़ करके वो ऑयल सीड्स को क्रश करके ऑयल निकालते हैं, पैक करके बेच रहे हैं। तो इस तरह के जहाँ की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रीज हम कहते हैं एग्रो बेस्ड या एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। उसी तरह हम कहते हैं टेक्सटाइल सेक्टर, जहां हमें देखिए कपड़े वगैरह हम खरीदते हैं, रेमंड, विमल, कितनी कंपनियां हैं। तो ये क्या है, टेक्सटाइल्स को जो है एज ए ये लेते हैं। ठीक है, जो भी इनका जैसे मेटेरियल कॉटन के हैं कि पॉलिस्टर है कि टेरिलीन है कि टेरिकॉट है कि टेरीवूल है, जो भी तरह के फैब्रिक को यूज़ करके ये उसके गारमेंट्स बना के बेचते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। उसी तरह एक है रबर इंडस्ट्री। देखिए हम टायर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट रबर प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। रबर प्रोडक्ट्स बहुत सारे तरह की चीज़ हैं, बहुत चीज़ें रबर की बनती हैं। टायर्स हो गए उसका एक मेजर, टायर्स। देन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रबर की हम यूज़ करते हैं, तो वी कॉल इट रबर इंडस्ट्री, रबर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री। देन लेदर इंडस्ट्री, जहां हम लेदर को यूज़ करके तरह तरह की, देखिए हम जाते हैं वॉलेट खरीदते हैं, बेल्ट्स खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं, सैंडल्स खरीदते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, हम लेदर के पर्स हो गया, बहुत तरह के और चीज़ें, कवर्स होते हैं, तरह तरह के बैग्स होते हैं। तो लेदर वहाँ यूज़ होता है। वहाँ रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है, स्किन, एनिमल स्किन या तो हो, या फिर जो है आपका सिंथेटिक जो है, तो लेदर। तो ये जो भी है लेदर पर वर्क करते हैं, तो वी कॉल इट लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये किस तरह के इनपुट्स यूज हो रहे हैं इंडस्ट्री, उनके आधार पर ही बांटा जाता है। आपने देखा एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसकी बिहार में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ही मेन हमारा इकोनॉमी का ये है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गए, रबर इंडस्ट्री हो गए, लेदर इंडस्ट्री हो गए, ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री, वहाँ पेट्रोलियम से पेट्रोल केमिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम, तो हम उसको क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस तरह से नाम दिया जाता है। नाउ, तो दिस इज सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इनपुट्स यूज्ड। इनपुट्स का मतलब हुआ वो क्या ले रहा है रॉ मटेरियल की तरह। थर्ड इज इनपुट मतलब वो क्या? रॉ मटेरियल, जो वो ले रहा है, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन हो रहा है। इनपुट मतलब अंदर क्या जा रहा है, किस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। आउटपुट मतलब बाहर क्या निकल रहा है, यानी क्या बन के वहाँ से आ रहा है। नाउ सी इज, यानी थर्ड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप यानी वो कौन उसका ओनर है, हु इज द ओनर। ओनर को लीगली प्रोप्राइटर भी कहा जाता है।
ठीक है, ओनर कॉमन वर्ड है, सही वर्ड होता है प्रोप्राइटर। पी आर ओ पी आर आई ई टी ओ आर, ये प्रॉपर्टी से वर्ड बना है प्रोप्राइटर। जिसकी प्रॉपर्टी है उसको प्रोप्राइटर कहते हैं, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टी वर्ड से बना है, यानी किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी संपत्ति, यानी कौन उसका मालिक है। हु इज द प्रोप्राइटर और ओनर, ठीक है। कई जगह आप लिखा देखेंगे प्रोप्राइटर वर्ड, दुकानों पे या कहीं कहीं सब पे, तो शॉर्ट में पी आर ओ पी खाली लिख देते हैं। प्रोप्राइटर मतलब होता है मालिक। तो ओनरशिप यानी इंडस्ट्री किसके, उसका ओनर कौन है, देखिए। तो फर्म्स में बी प्राइवेटली ओन्ड, पब्लिकली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट, जॉइंटली ओन्ड बाय प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिवली ओन्ड। तो कहने का मतलब है ओनरशिप जो है किसी इंडस्ट्री का कई तरह से हो सकता है। एक कि जैसे कोई एक आदमी या कुछ आदमी लोग उसके मिलके मालिक हों, या तो हो सकता है कि मैं जैसे मेरा मान लीजिए कि मेरा कोई, तो वो मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी, मैं प्राइवेट इंडस्ट्री हो गया, या मैं अकेला हूं, इसकी जगह 2-3 पार्टनर लोग का है, ठीक है, तो ऐसे को प्राइवेट कहेंगे। पब्लिकली ओन्ड का मतलब है गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, स्टेट का भी हो सकता है, तो उसको हम पब्लिक वर्ड यूज करते हैं। तो पब्लिक इंडस्ट्री यानी जो पब्लिक यानी गवर्नमेंट, वो कोई गवर्नमेंट का होगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो उसको कहते हैं पब्लिक। फिर आता है ज्वाइंटली ओन्ड बाय प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यानी कि ज्वाइंटली हो, यानी कुछ उसमें गवर्नमेंट का भी परसेंटेज हो, कुछ उसमें प्राइवेट का भी हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के हैं जिन्होंने उसको प्राइवेट को भी उसमें कुछ हिस्सा दे दिया कि ठीक है कुछ पार्ट आप रखिए पार्टनरशिप। तो मान लीजिए 75% गवर्नमेंट का है, या 51% गवर्नमेंट का है, 49% प्राइवेट का है कुछ लोगों के पास, ऐसा भी होता है। तो इसको कहेंगे ज्वाइंटली ओन्ड बाय प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। देन ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिवली ओन्ड, तो जहां कोऑपरेटिव की तरह बनाए गए होते हैं, कोऑपरेटिव आपको बता चुके हैं, तो जो कोऑपरेटिव यानी कई सारे लोग मिलकर एज ए कोऑपरेटिव उसको चलाते हैं, तो उसको हम कोऑपरेटिव या ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी हम इंडस्ट्रीज को बांटते हैं, कि वेदर एन इंडस्ट्री इज अ प्राइवेट इंडस्ट्री, तो देखिए वहां पर उसके नाम में लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड, या प्राइवेट के आगे लिमिटेड के अलावा भी कई चीज होता है, लेकिन तो प्राइवेट रहेगा वहां उसके नाम, यानी प्राइवेट है, कुछ लोगों का वो संपत्ति है। पब्लिक रहेगा वर्ड, पब्लिक लिमिटेड या पब्लिक जो भी है, तो वहां वो है गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां दोनों के द्वारा होगा तो वहां कुछ और नाम होगा, कॉरपोरेशन या कुछ और नाम होगा, जहां की प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। उसके बाद फिर है कोऑपरेटिव्स, तो वहां कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके नाम में होगा, कोऑपरेटिव नाम, ठीक मतलब हेल्पर है। ऑपरेटिव मतलब हेल्पर। कोऑपरेटिव मतलब हेल्पर नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पढ़ा चुके हैं, आपको भूल गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पढ़ाया गया है कि जहां कई लोग मिलके अपने द्वारा सेल्फ मैनेज करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम कोऑपरेटिव कहते हैं। सहयोग से, हाँ, आपसी सहयोग से जहां मिलके चलाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव सोसाइटी या सिंपली कोऑपरेटिव कहा जाता है। जैसे बहुत सारे जो हमारे शुगर मिल्स हैं वो सब कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव तरह से चलाए जाते हैं।
मतलब ये कोऑपरेटिव मतलब कि कई सारे कंपनियां की लेबर मतलब किस व्यू से? आप देखिए, कोऑपरेटिव इतना आपको समझाए जी, एक चैप्टर पूरा को, इसीलिए ना कह रहे हैं आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पहले की चीज़ें सब भूलते जा रहे हैं। एक आपको चैप्टर का बड़ा पार्ट खाली कोऑपरेटिव ही बताया गया है, और बिहार में कोऑपरेटिव ये सब का रोल क्या है सब समझाया यहाँ गया। पे ये आपको काफ़ी पहले कराया गया था, रुकिए बताते हैं। बता रहे। देखिए, कोऑपरेशन था आपके ये चैप्टर 4 जो था कराया गया था आपको, अवर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी इसी सेकंड इसमें कोऑपरेशन आपको एक चैप्टर था, इसमें एक टॉपिक था कोऑपरेशन एंड इट्स रोल इन डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। पूरा काफ़ी बड़ा टॉपिक है, कोऑपरेटिव्स ही आपको इसमें कराया गया। इग्नोर नहीं कीजिए थ्योरी को, इसीलिए आपको पढ़ाया गया है जो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। चैप्टर 4 में आपको कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव बताए पढ़ाए गए हैं। वो इसीलिए ना आपको थ्योरी पढ़ाए कि थ्योरी पढ़ाएंगे तब आप चीज़ों को समझ पाइएगा। और थ्योरी नहीं रहेगा दिमाग में तो फिर कहाँ से समझ। आप बताइए, कोऑपरेटिव आपको नहीं, अभी दिमाग ही में नहीं है कि कोऑपरेटिव क्या है। कैसे समझिएगा। अब यहाँ तो एक वर्ड खाली लिख दिया जाएगा कि कोऑपरेटिव। अब कोऑपरेटिव आपको सब कंसेप्ट होगा दिमाग में, तब ना समझिएगा कि इंडस्ट्री कोऑपरेटिव क्या है नहीं है। आप इग्नोर कर रहे हैं, आपको लग रहा है थ्योरी कोई काम का है नहीं, पीटी में आएगा नहीं डायरेक्टली या क्या ना क्या, तो फिर उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। खैर चलिए। तो ओनरशिप के बेसिस पर हमने देख लिया कि इंडस्ट्रीज़ को हम या तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं, पब्लिक इंडस्ट्री कह सकते हैं, या इसको पब्लिक प्राइवेट को हम पीपीपी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पीपीपी वहाँ वर्ड आता है, लिख लीजिए पीपीपी, जहाँ प्राइवेट और पब्लिक दोनों होते हैं। उसके बाद हम कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव, यानी कि जहाँ कोऑपरेटिव की तरह से जो इंडस्ट्रीज चलाए जाते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज उसके एग्जाम्पल हैं, बहुत ज़्यादा शुगर इंडस्ट्रीज जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है। उसी तरह जो मिल्क डेयरी सब जो है ये सब कोऑपरेटिव्स में चलता है। जितना भी डेयरी हमारा, चाहे सुधा है चाहे अमूल, अमूल जो है पहला कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। तो वो कोऑपरेटिव की तरह चलता है। अमूल से फिर धीरे धीरे हर राज्य में वहाँ डेयरी सिस्टम डेवलप हुआ, जैसे बिहार में आपके सुधा है, उसी तरह आपके दिल्ली में मदर डेयरी है, या दिल्ली मिल्क स्कीम है, पटना का पटना मिल्क स्कीम बोलते हैं। तो ये सब कोऑपरेटिव्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी कैन क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज। हम साइज के आधार पर इंडस्ट्रीज को अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। देखिए, फर्म्स may be large, small or medium based on their volume of output, sales or employment, or on the basis of amount of investments made.
अब कि इंडस्ट्रीज़ को हम उनके साइज़ के आधार पर छोटा, बड़ा, मीडियम ऐसे बांटते हैं। अब साइज़ किस चीज़ का, कोई कहे कि सर साइज़ किस चीज़ का, तो साइज़ कई चीज़ों का लिया जाता है, अलग अलग वैसे उसमें ग्रुपिंग होता है। जैसे एक हम साइज़ ले सकते हैं कि उसका आउटपुट कितना है, कितना आउटपुट वो इंडस्ट्री का हो रहा है, उसके आउटपुट के आधार पर उसको हम छोटा बड़ा कह सकते हैं। दूसरा है सेल्स, उसका सेल कितना, कितना प्रोडक्ट्स उसका बिक रहा है, उसके आधार पर भी कह सकते हैं। या एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग वहाँ काम करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हम स्मॉल, बिग या मीडियम इंडस्ट्री कह सकते हैं। और लास्टली है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उस इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसके आधार पर भी इंडस्ट्रीज को हम छोटा, बड़ा, मीडियम ऐसे बांट सकते हैं। तो बेसिकली साइज के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को, जैसे आज हमारे इंडिया में हम एक कहते हैं माइक्रो, MSME वर्ड आता है, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो यानी उसको बहुत ही छोटे, सूक्ष्म हिंदी में कहते हैं, सूक्ष्म। जैसे माइक्रो, माइक्रोस्कोप, तो माइक्रो। फिर माइक्रो स्मॉल मतलब छोटे, मीडियम एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइज किसी भी इंडस्ट्री बिजनेस को एंटरप्राइज हम कहते हैं। तो MSME कहते हैं, कई बार खाली SME वर्ड यूज करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम, तो वहाँ हमारा सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम से मतलब होता है। और इनका जो है हमारे यहाँ जनरली जो है इन्वेस्टमेंट पर जो है ये बांटा जाता है इंडिया में, कि कितना उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कोई इंडस्ट्री अगर 1 करोड़ तक की है, 1 करोड़ तक का उसमें कैपिटल लगा है, तो उसको क्या कहेंगे, 5 करोड़ तक लगा है, 20 करोड़ तक लगा है, 50 करोड़, इस तरह से हम जनरली बांटते हैं। लेकिन कई तरीके हैं, जैसे हमने यहाँ देखा कि हम उसके आउटपुट पर बांट सकते हैं, उसका कितना सेल्स होता है साल में, उसके आधार पर बांट सकते हैं, छोटा बड़ा कह सकते हैं। उसमें कितने लोग काम करते हैं, उसके आधार पर भी हम छोटा बड़ा अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। और फाइनली अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना कैपिटल से वो इंडस्ट्री चली है, उस पर भी हम उसको स्मॉल, मीडियम, लार्ज ऐसे देखिए। There are also micro or tiny enterprises that are smaller than even small firms। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं माइक्रो और टाइनी। टाइनी नहीं, माइक्रो ही वर्ड यूज होता है। द स्मॉल सेक्टर इज सीन एज, अब देखिए यहाँ सीधे एक वर्ड लिख देगा स्मॉल सेक्टर, तो आपको स्मॉल सेक्टर का समझ होना चाहिए। एक इसलिए बोले पहले आपको सब कंसेप्ट पहले समझा रहे थे, अब वो कंसेप्ट नहीं समझाया जाएगा, आपको एक वर्ड में कह दिया जाएगा। अब वो आपको दिमाग में है कि नहीं, वो आपकी वो है, तो अब एक एक वर्ड में यूज होगा, सब कहा जाएगा। द स्मॉल सेक्टर इज सीन एज इम्पॉर्टेंट फॉर 2 रीजन्स। स्मॉल सेक्टर यानी जिसको हम लघु उद्योग हिंदी में कहते हैं, लघु, छोटा, लघु उद्योग हिंदी में कहते हैं। स्मॉल सेक्टर इज सीन एज इम्पॉर्टेंट फॉर 2 रीजन्स। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को 2 कारणों से इम्पॉर्टेंट माना जाता है। 1, इट इज बिलीव्ड टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट दैन द लार्ज स्केल सेक्टर। तो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री जो होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री जो होते हैं, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की जगह ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ज़्यादा रोजगार पैदा करते हैं, ज़्यादा रोजगार उनमें होता है। क्यों? which is large scale sector which is likely to use more advanced and automated technologies and therefore may not generate enough employment। जो छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, तो वहाँ जो है जनरली जो टेक्नोलॉजी होता है काफ़ी सिंपल टेक्नोलॉजी होता है, तरीका काफ़ी सिंपल होता है, ज़्यादा वहाँ क्योंकि कैपिटल वगैरह ज़्यादा है नहीं, छोटा लेवल पर प्रोडक्शन होता है, तो ऐसे में वहाँ क्या है, ज़्यादा काम मैनुअल आदमी के द्वारा ही होता है।
तो ज़्यादा काम आदमियों के द्वारा किया जाता है, मैनुअली किया जाता है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलता है लोगों को। जबकि जो बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ क्या है, हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मशीन जो है बहुत से लोगों का काम मशीन कर देती है। आज देखिए जैसे ऑटोमेटेड पूरा असेंबली लाइन होता है गाड़ियों का, गाड़ियाँ वहाँ आज तो रोबोट्स का यूज़ हो रहा है। आज क्या, आज नहीं, बहुत साल पहले से यूज हो रहा है। रोबोट्स अपने आप गाड़ियाँ का सब चीज़ फिट हो रहा है, वो अपने एक लाइन पर, उनको असेंबली लाइन कहते हैं, उस पर गाड़ी का पार्ट सब, इंजन जो है वो रखा रहता है, अपने आप उसमें एक एक पार्ट कसते चला जाता है, वो आदमी नहीं, वो मशीन, रोबोट करते हैं, अपने आप बन रहा है, बन रहा है, वहाँ बहुत कम आदमी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीन्स और रोबोट्स वगैरह का भी यूज़ होता है, जिससे कि काम काफ़ी फास्ट होता है और वहाँ आदमी की ज़रूरत कम होती है, तो इसलिए वहाँ रोज़गार बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन जो छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होता है, सारा काम वहाँ मैनुअली आदमी के द्वारा होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ रोज़गार मिलता है। इसलिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का ये पहला महत्व है कि रोज़गार बहुत होता है इसमें। एंड सेकंड जो है, द स्मॉल स्केल सेक्टर अलाउज फॉर अ लार्जर नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू इमर्ज फ्रॉम लेस प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स। छोटे इंडस्ट्री जो होते हैं ये साधारण जो है बैकग्राउंड से आए बिजनेसमैन को भी मौका देते हैं आगे बढ़ने का। बड़े इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बड़े इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत पैसे वाले ही लगा सकते हैं, तो बड़े उद्योग, बड़ी फैक्ट्रियाँ वो जो है हर कोई नहीं लगा सकता है, बड़े बड़े जो बिजनेस फैमिली हैं वही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे उद्योग धंधे होते हैं यहाँ पर साधारण आदमी भी जो है थोड़े से जो कैपिटल से अपना वो काम शुरू कर सकता है। तो ये सामान्य लोगों को, पुअर पीपल और मिडिल क्लास ऐसे लोगों को भी मौका देते हैं अपना बिजनेस सेटअप करने का, इसलिए भी स्मॉल सेक्टर का इम्पोर्टेंस है। तो ये दो महत्व होते हैं स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन in different parts of the world, it is believed that when small firms specializing in one sector are geographically concentrated in specific locations and linked to one another through production and learning, they tend to be equally, if not more efficient than large scale enterprises। देखिए कहा जा रहा है कि दुनिया में जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप हुई वहाँ के अनुभव के आधार पर पाया गया कि जब छोटी छोटी जो बिजनेसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कि कोई खास काम में अपना स्पेशलाइज कर, यानी कोई खास काम में उनको माहिर होते हैं, वो जब एक साथ जो है अलग अलग जगहों पर डेवलप होने लगते हैं एक दूसरे से जुड़ के, तो वो काफ़ी इफिशिएंटली यानी काफ़ी कुशल तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, जो कि मैच कर देते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, उनके एफिशिएंसी। समझ रहे हैं? दुनिया भर में ये देखा गया, अनुभव किया गया कि जहां इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज एक दूसरे से जुड़कर एक जगह पर अगर डेवलप हो जाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई हो जाती है और वो अपनी एफिशिएंसी में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को भी कम मैच कर देते हैं, उसकी तुलना, बराबरी कर देते हैं। सच एग्लोमरेशंस ऑफ स्मॉल फर्म्स आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। तो ऐसे जो गुच्छे में एक दूसरे से जुड़े हुए छोटे छोटे इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाते हैं, ऐसे गुच्छों को कहते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी में एग्लोमरेशन।
एग्लोमरेशन का मतलब गुच्छे की तरह। तो ऐसे जो एग्लोमरेशन, छोटी छोटी बिजनेसेस, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के जो डेवलप हो जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। एग्लोमेरेशन मतलब गुच्छा। हाँ, जो एक दूसरे से जुड़कर एक ही जगह में, ठीक है, डेवलप हो जाते हैं। ऐसे इसको हम कहते हैं, ग्रोथ को हम कहते हैं एग्लोमरेशन। एंड सच एग्लोमरेशन ऑफ स्मॉल फर्म्स आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। तो इनको हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर कहते हैं। तो यहां हमने इंडस्ट्रियल क्लस्टर समझ लिया। इंडस्ट्रियल क्लस्टर क्या है? जब किसी एक ही क्षेत्र में, एक ही रीजन में कई छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़ के, मतलब एक जो बनाएगा वो दूसरा इस्तेमाल करेगा, दूसरा जो बनाएगा वो तीसरा इस्तेमाल करेगा, इस तरह आपस में इनका लिंकेज होता है, जुड़ाव होता है। और चूंकि आसपास नज़दीक होते हैं एक दूसरे से, उनका कार्य, एक दूसरे से कामकाज इनका मतलब कोऑपरेशन में होता है, तो इनका इफिशियंसी काफ़ी हाई हो जाता है प्रोडक्शन, और ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को कॉम्पीट करने लगते हैं। तो ऐसे एग्लोमरेशंस को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर आप समझ गए कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल क्लस्टर, मतलब इंडस्ट्रियों का झुंड। और झुंड का मतलब ये नहीं कि खाली एक जगह अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज सेटअप हो गए, उसको क्लस्टर नहीं बोलेंगे। जो आपस में जुड़े हुए हों एक दूसरे, यानी कि एक जो बना रहा है उसका इस्तेमाल दूसरा कर रहा है, दूसरा जो बना रहा है उसका इस्तेमाल तीसरा कर रहा है, तीसरा जो बना रहा है उसका इस्तेमाल चौथा कर रहा है। इस तरह से इनका एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है प्रोडक्शन। और ऐसे ग्रुप्स को हम, ऐसे एग्लोमरेशन को हम कहेंगे इंडस्ट्रियल क्लस्टर। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होते हैं, तो इनके क्या होता है कि अलग अलग पार्ट्स के आसपास में ही सब सेटअप हो जाते हैं इंडस्ट्रीज की, सारे पार्ट्स वहीं पर आसपास में बनने लगते हैं, और उनको फिर एक कंपनी जो होती है उनसे लेके और उनको जोड़ के जो है कोई कार जो भी कुछ बेचना शुरू, तो पूरा वहाँ एक क्लस्टर टाइप से डेवलप हो जाता है। कोई बियरिंग बना रहा है, कोई गियर बना रहा है, कोई क्लच, कोई एक्सीलरेटर बना रहा है, कोई स्टीयरिंग बना रहा है, कोई टायर बना रहा है। तो इस तरह से अलग अलग जो है इंडस्ट्रीज, और मिल के एक कंपनी वहाँ होगी जो मारुति सुजुकी, जो अपना इन सब से सामान लेके उसको असेंबल करके गाड़ी जो है बना के बेच रही है। तो देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक इज 5.3 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। देखिए समझेंगे। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आर ग्रुप्स ऑफ फर्म्स। फर्म कहाँ कहेंगे? तो फर्म मतलब इंडस्ट्री। Industrial clusters are groups of firms or industries in a defined geographic area। यानी ये एक एरिया में, ऐसा नहीं कि अब एक बिहार में है तो एक जो है जाके एमपी में है तो उसको क्लस्टर नहीं कहेंगे। बिहार का मतलब बिहार में ही होना चाहिए। हाँ, बिहार में कोई पटना में है, कोई भागलपुर में है, कोई मुजफ्फरपुर में है, कोई जो है इधर हो सीतामढ़ी में हो, इस तरह से, लेकिन वो एक आसपास एरिया में ही हो, तो उसी को कहा है इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिक एरिया। तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आर ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिक एरिया दैट शेयर कॉमन मार्केट्स। पहली चीज कि दे शेयर कॉमन मार्केट, यानी उनका मार्केट यानी बाजार एक ही होता है, एक ही बाजार में उनका सामान बिकना है। अब जैसे मैंने कहा कि बिहार में बन रहा है, तो बिहार में अगर कोई इस तरह से बताया कि अलग अलग, कोई पटना में है, कोई मुजफ्फरपुर, कोई भागलपुर, कोई सीतामढ़ी, कोई, तो उसका मार्केट क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, यूपी, ये आसपास का मार्केट जहां इन सब का प्रोडक्ट बिकता है, कॉमन मार्केट। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी उनमें एक दूसरे में कॉमन रहती है।
एंड स्किल रिक्वायरमेंट्स, और जो स्किल की ज़रूरतें होती हैं वो भी एक जैसी होती हैं। यानी अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करेंगे उनमें एक ही तरह का लगभग मिला जुला स्किल्स का ज़रूरत होता है, चाहे वो कोई हैंडल बनाने वाले फैक्ट्री में काम कर रहे हों, चाहे गियर बनाने वाले फैक्ट्री में काम कर रहे हों, चाहे वो क्लच बनाने वाले फैक्ट्री में काम कर रहे हों, हर जगह क्या है, मेटल को फोर्ज करना होगा, यानी कि कहीं मेटल पर काम करना है, तो उनको मेटल या मेटलर्जी बोलते हैं कि मेटलर्जिकल उनको स्किल होना चाहिए। तो सिमिलर स्किल्स की जरूरत होती है तो ऐसे इंडस्ट्रीज में। तो क्या क्या इनमें हो गया कि एक तो एरिया कॉमन है इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिक एरिया एंड शेयर कॉमन मार्केट, टेक्नोलॉजी एंड स्किल रिक्वायरमेंट्स। द एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स was first observed by famous economist Alfred Marshall in 1920s when he tried to understand the working of clusters of small firms in the metalworking and textile regions in England। इनके जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के बारे में जो है, तो इनको पहले इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ही हम कहते थे, अब क्लस्टर कहते हैं। पहले इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट यानी पूरा जिला ही कहते थे कि वो इंडस्ट्री वाला जिला है। तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर या डिस्ट्रिक्ट का जो पहला स्टडी किया वो किया बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट रहे एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, आज के मॉडर्न टाइम्स, आज के मतलब नहीं, ये तो आज से 50-60 साल 70-100 साल लगभग ये पहले थे। तो लेकिन हाँ, आज के समय में इस सेंचुरी में लास्ट मतलब 20th सेंचुरी में फेमस इकोनॉमिस्ट रहे एल्फ्रेड मार्शल। कई बार नाम पहले भी आ चुका है इनका, आप आगे भी देखेंगे। तो एल्फ्रेड मार्शल ने जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे थे जगह जगह, तो उनको स्टडी करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि ये इंडस्ट्रीज एक दूसरे के आसपास में डेवलप हो रहे हैं और ये इस तरह से काम कर रहे हैं कि इनका इफिशियंसी काफ़ी हाई हो रहा है। तो उन्होंने इसको नाम दिया इंडस्ट्रियल क्लस्टर या इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट। जब ये इंग्लैंड के, और किस तरह के इंडस्ट्रीज वहाँ, मेटल वर्क्स वाले, मेटल वर्क्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इनको जब डेवलप स्टडी कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने इन चीज़ों को देखा। While the notion of an industrial district was developed by Marshall, it was only after the success of small firms in Italy in 1980 that it became popular। तो कहा जा रहा है कि हालांकि ये जो नाम दिया था, कंसेप्ट दिया था इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट का, ये मार्शल साहब ने दिया, लेकिन ये टर्म उतना पॉपुलर नहीं हुआ था जब तक कि इटली में ऐसे इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल और पॉपुलर नहीं हुए। तो इटली में 1980s में जाके ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप हुए और काफ़ी सक्सेसफुल, काफ़ी पॉपुलर हुए। तो तब जो है, जो कि 1920s में ये टर्म उन्होंने दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट का, तो ये टर्म काफ़ी फिर पॉपुलर, या इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये पॉपुलर हुआ जाएगा। ऐसे भी पॉपुलर होने में समय लगता है, तो पहले उन्होंने इस्तेमाल किया था, ये टर्म दिया था, लेकिन बाद में जब इटली में ऐसे इंडस्ट्री जो झुंड में डेवलप होके और काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे थे, तब उस समय ये नाम काफ़ी फेमस हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर। पॉलिसी मेकर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज like India began to promote them actively as they realized that there are several such small firm clusters in the country। तो डेवलपिंग कंट्रीज के जो पॉलिसी मेकर्स का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स, टॉप ऑफिसर्स लाइक IAS
और मिनिस्टर्स, दोनों मिनिस्टर्स होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिसर्स जो होते हैं। तो जो इंडिया और ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज के जो ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर्स थे, उन्होंने इस टर्म को काफ़ी पॉपुलर करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी कंट्रीज में भी इस तरह के काफ़ी डेवलप हो रहे हैं ग्रुप्स इंडस्ट्रीज के। जैसे चाइना है फेमस इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के लिए, इंडिया है, जापान है, ठीक है, और यूरोप के कंट्रीज हैं जैसे इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ इंडस्ट्रिया, उधर अमेरिका ले लीजिए, बहुत फेमस है। तो ये सब इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के लिए, हाँ, तो क्योंकि उन्होंने देखा कि दे रियलाइज्ड दैट देयर आर सेवरल सच स्मॉल फर्म क्लस्टर्स इन द कंट्री नाउ। तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर आप समझ गए कि जहाँ एक ऐसी इंडस्ट्रीज आसपास में सेटअप हो जाती हैं छोटी छोटी, जो एक दूसरे की, जिनकी ज़रूरत होती है और जो एक दूसरे की प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए मिलजुल के काम करते हैं, जिनका की इफ़िशियंसी काफ़ी हाई होता है, उनको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। अब हम इनको समझेंगे। द फॉलोइंग आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल क्लस्टर। एक ऐसे सक्सेसफुल क्लस्टर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या गुण होते हैं, देखिए। फर्स्ट है ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। प्रॉक्सिमिटी का मतलब नजदीकी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीकी, एक दूसरे के आसपास। तो ये कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आर ज्योग्राफिकली नियर टू ईच अदर। ये मतलब हुआ, थोड़ा सा लैंग्वेज अब स्टैंडर्ड हो जाएगा तो समझिएगा। इस फर्स्ट पॉइंट जो है ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब नियरनेस, क्लोजनेस, तो दैट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एसएमई, ठीक है। एंटरप्राइजेज का मतलब इंडस्ट्री। तो कहा जा रहा है यानी कि जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री जो होते हैं ऐसे में, जो एक दूसरे के नज़दीक बिल्कुल होते हैं, पहला तभी सक्सेसफुल होगा जब नज़दीक होगा। बहुत ज़्यादा दूर होगा सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ क्या होगा, खर्च बढ़ जाएगा सामान लाने ले जाने का, टाइम बढ़ जाएगा एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। पता चला ऑर्डर कर रहा है, अब एक दिन बाद ऑर्डर वहाँ पहुँच रहा है, तो उससे क्या होता है, टाइम ज़्यादा लेगा, कॉस्ट ज़्यादा, खर्च बढ़ जाएगा, तो फिर उसका कॉस्ट ही बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का, तो फिर कॉम्पिटिटिव कहाँ से रहेगा। तो जब आसपास रहते हैं तो तुरंत जो है कम्युनिकेट होता है, ऑर्डर जो है, प्रोडक्ट्स तुरंत यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है आसानी से। तो ऐसे में बहुत ही कम समय में कम खर्च के साथ ये अपना प्रोडक्ट फाइनल बना देते हैं। तो नज़दीक होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन इज, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। सेकेंड पॉइंट है सेक्टोरल स्पेशलाइजेशन, यानी उस सेक्टर, उस जो भी फील्ड है काम का, मतलब जिस जिस चीज़ में काम कर रहे हैं उसमें इनका स्पेशलाइजेशन होता है, यानी ये बहुत ही उसमें इनको हाई स्किल्स होता है। जैसे जहाँ पर टेलीविजन्स बन रहे हैं, जहाँ पर टेलीविज़न इंडस्ट्रीज होंगे, वहाँ पर क्या है, वहाँ के जो काम करने वाले लोग होंगे उस इंडस्ट्रीज में, वो टीवी बनाने में बहुत माहिर होंगे, टीवी के कामकाज में बहुत ही स्किल्ड होंगे। बाकी चीज़ उनको नहीं आता होगा ज़्यादा, लेकिन टीवी का कामकाज में बहुत। इसी तरह जहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो वहाँ ऑटोमोबाइल में जो है बड़ा उनका ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, उनका बहुत वो स्किल्ड होंगे। तो वही कहा जा रहा है कि सेक्टोरल स्पेशलाइजेशन, यानी कि सेक्टर, उस सेक्टर का, यानी उस वर्क का जिसमें वो काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस सेक्टर, उस इंडस्ट्री का उनको स्पेशलाइजेशन होता है, यानी स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं। थर्ड पॉइंट इज, जैसे इसको समझ गया ना, सेक्टोरल स्पेशलाइजेशन कहने का मतलब है कि देखिए, जैसे आप लोकली इस चीज़ को देखे होंगे कि कहीं मान लीजिए पटना है, कहीं आप एक, मान लीजिए टेलीविज़न है, आपको ख़राब हो गया, आप अपने आसपास के रिपेयर शॉप में जाते हैं, अब वो उसको नहीं समझ में आएगा, वो देखेगा अरे सोनी का टीवी है ऐसा,
और उसमें लगा रहेगा, बोलेगा अच्छा सर एक दिन देखेंगे तब बताएंगे क्या फॉल्ट है, नहीं है, क्या होगा, कितना लगेगा रिपेयर करने में। बहुत स्लो काम करेगा। वहीं आप उसको चले जाइए जहाँ कुछ ऐसे एरिया है जहाँ बहुत सारे रिपेयर शॉप्स हैं या सर्विस सेंटर है, सब वहाँ जाइए, झट से देखेगा, 2 मिनट में देख के बता देगा हाँ सर ये फॉल्ट है, इतना इसमें ये पार्ट चेंज होगा, इतना खर्च होगा, बोलिए तो आप कहेगा हाँ बदल दीजिए, आपको आधे घंटे में बदल के दे देगा। जैसे देखिए आपको पता है यहाँ पटना में है, कंप्यूटर वगैरह लेना है आप SP वर्मा रोड चले जाइए, स्टेशनरी लेना है खजांची रोड चले जाइए, दवा लेना है GM रोड चले जाइए। ये सब वहाँ क्या है, वहाँ पर लोग जो है उसी फील्ड में काम कर रहे हैं और उनको बहुत उसमें एक्सपर्टीज होता है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे इंडस्ट्री जहाँ क्लस्टर्स होते हैं, वहाँ जो भी इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं उस इंडस्ट्री का उनको दम एक्सपर्टीज होता है, एक्सपर्ट होते हैं, वहाँ तुरंत वहाँ बहुत बढ़िया तेजी से काम करते हैं। तो ये हुआ इसका मतलब सेक्टोरल स्पेशलाइजेशन। जिस सेक्टर में काम करेंगे, ऑटोमोबाइल में तो ऑटोमोबाइल का दम वो वर्कर फास्ट रहेगा, रेलवे का कंस्ट्रक्शन तो रेलवे वाले में फास्ट रहेगा, AC कहीं बनता होगा वो AC के काम में दम फास्ट रहेगा। ये हुआ सेक्टोरल स्पेशलाइजेशन। उसके बाद है क्लोज इंटरफर्म कोलैबोरेशन। क्लोज मतलब नज़दीकी से, इंटरफर्म मतलब एक दूसरे के साथ, इंटर बिजनेस, इंटरफर्म एक दूसरे के इंडस्ट्रीज के साथ, कोलैबोरेशन मतलब सहयोग, एक दूसरे से मिलजुल के काम करना। इंटरफॉर्म मतलब इंटर अरे कैसे, इंटरफर्म मतलब एक दूसरे फर्म के साथ। हाँ अरे इंटर वर्ड कैसे यूज है, इंटर स्कूल, इंटर स्टेट, इंटर, एक दूसरे के साथ। हाँ जो वर्ड है इंटर फर्म यानी एक दूसरे फर्म के साथ, तो एक दूसरे, मतलब इंडस्ट्री ना। हाँ हाँ फर्म मतलब इंडस्ट्री। तो एक दूसरे के साथ इनका क्लोज कोलैबोरेशन होता है, यानी कि बहुत मिलजुल के एक दूसरे से काम करते हैं। मतलब अब जैसे मान लीजिए कि एक जगह डिमांड आया, तो वो कहा कि अरे भाई हमारे पास 1000 पीस का डिमांड है, वो तुरंत अपने जो दूसरा जिससे वो लेता होगा सामान उसको कहेगा कि अरे भाई 1000 पीस का डिमांड आया, फटाफट आप 1000 पीस हमको ये बना के दो, तब हम 1000 ये बना पाएंगे। वो अपने वो जिससे लेता होगा उसको कहेगा कि अरे 1000 का बनाने का डिमांड है, फटाफट वो बना के दो, तब हमको आगे उसको देना है। तो एक दूसरे से कोलैबोरेशन में मिलके, एक दूसरे सहयोग, हाँ काम करते हैं। और ये सेक्टोरल मतलब अपने एरिया में, अपने फील्ड ऑफ वर्क में, अपने एक फील्ड में एक्सपर्ट। हाँ। फिर है देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज अ सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी विच फैसिलिटेट्स ट्रस्ट। क्या होता है कि ऐसे जो क्लस्टर्स जहां डेवलप होते हैं वहां एक ही तरह का वहां कल्चर होता है, समाज होता है, सोसाइटी होता है, तो उससे आपस में एक विश्वास भी होता है। ठीक है, ये जो क्लस्टर्स होते हैं यहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं वो क्या है, लगभग एक ही तरह के समाज के होते हैं, एक ही तरह के कल्चर के होते हैं। तो इनमें एक समाज एक कल्चर होने से क्या है कि आपस में बहुत विश्वास होता है। ठीक है, तो हाँ जैसे कि मान लीजिए दिल्ली गुड़गांव कहीं का ले लीजिए या महाराष्ट्र का कोई ले लीजिए, तो महाराष्ट्र का जैसे आप ले लीजिए पिंपरी चिंचवाड़ रीजन है। अब वहां पर क्या है कि जो भी लोग होंगे, ज्यादातर जो वर्कर्स होंगे वो महाराष्ट्र के ही आसपास के इलाकों से होंगे, ज्यादातर। मैं ये नहीं कर रहा हूं सभी, कुछ दूर से भी होंगे वर्कर्स, लेकिन ज्यादातर वो उसी क्षेत्र के होंगे। तो वो क्या है, एक दूसरे को जानते समझते हैं, तो उनमें एक दूसरे के प्रति थोड़ा विश्वास होता है और वो आपस में मिलजुल के अच्छे से काम करते हैं। जबकि एक ऐसा जगह आप कहीं देख लीजिए कि जहां सब अलग अलग जगह से आए होंगे, तो उनमें आपस में उतना विश्वास नहीं होता, उनमें आपस में एक कॉमन फ्रेंडलीनेस नहीं होगा, बल्कि वो समझेंगे अरे वो बंगाली है, मैं बिहारी हूँ, वो मराठी है,
तो वो एक दूसरे में कोऑपरेट नहीं करेंगे, जहाँ कुछ आएगा वो टांग अड़ा देंगे, कोऑपरेट नहीं करना चाहेंगे, सब अपने अपने अलग ईगो में रहेगा। जबकि एक ही एरिया के रहेंगे, तो एक ही जगह के रहेंगे, तो वो एक दूसरे को जानते समझते हैं और मिलजुल के बड़े ही कोऑपरेशन से काम करते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि अ सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी, यानी उनकी सामाजिक और कल्चरल एक पहचान होती है जिसके कारण वो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स। इनका जो वर्कफोर्स होता है, जो मतलब वहाँ पर ऐसे क्लस्टर्स में जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो अलग अलग स्किल्स में बिल्कुल स्किल्ड होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर आपको इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर तरह का स्किल वाला लोग मिल जाएगा आसानी से। आप वहाँ पर आपको इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर तरह का स्किल वाला लोग मिल जाएगा। जैसे आपको पता है पटना में एसपी वर्मा रोड जानते हैं? एसपी वर्मा रोड जानते हैं? यस सर। हाँ जानते हैं। तो आपको पता है कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी अगर दिक्कत है तो आप एसपी वर्मा रोड मिलता भी है, होलसेल का भी वहाँ पे दुकान। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पर किसी भी तरह का कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो यहाँ बिहार में हो सकता है, वो आपको अगर जो भी दिक्कत है तो वो वहाँ, चाहे आपको वहाँ कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, या टैबलेट हो, या प्रिंटर हो, यूपीएस, ये सब जो भी चीज़ें हैं, इन सब में कोई भी दिक्कत है, खरीदना है, रिपेयर कराना है, नया लेना है, कोई स्पेयर पार्ट लेना है, सारा चीज़ वहाँ आपको मिल जाएगा, सारा फैसिलिटी मिल जाएगा। सारा कीबोर्ड खराब हो गया है, कीबोर्ड चेंज कर, मतलब एनी टाइप ऑफ सर्विस रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, इफ यू रिक्वायर यू विल गेट इन दैट एरिया। तो वही कहा जा रहा है कि मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल होता है। जहाँ ऐसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जहाँ पेपर इंडस्ट्री है, जहाँ केमिकल इंडस्ट्री है, तो वहाँ उस फील्ड से जुड़ा हुआ हर तरह का स्किल वाले लोग अवेलेबल होते हैं। तो वर्कफोर्स यानी काम करने वाले लोग अलग अलग स्किल के वहाँ अवेलेबल होते हैं ऐसे जगहों पर। नेक्स्ट इज एक्टिव सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस। और वहाँ पर जो है कई आपको सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन भी मिल जाएंगे। जैसे वहाँ पर आप गए होंगे कहीं, जैसे कि देखिए जहाँ पर जैसे देखिए फॉर एग्जांपल जहाँ बच्चे रहते हैं, पढ़ने जाते हैं, मतलब तैयारी करने जाते हैं, पटना भी मान सकते हैं, दिल्ली भी मान सकते हैं, बहुत सारे बिहार के लोग पटना आते हैं या दिल्ली भी जाते हैं पढ़ने के लिए। अब जहाँ बच्चे रहते हैं कोचिंग वगैरह के आसपास, वहाँ देखिए आपको सारा फैसिलिटी मिल जाए। आपको वहाँ पर रेंट, ये ब्रोकर्स मिल जाएंगे, आपको फ्लैट नहीं, मकान नहीं मिल रहा है, रूम नहीं मिल रहा है, ब्रोकर्स रहेंगे, प्रॉपर्टी डीलर्स रहेंगे। हाँ भाई रूम दिलाना है, चलिए रूम दिखा देते हैं। आपको टिफ़िन अरेंज करना है, बता देगा हाँ सर टिफ़िन हम अरेंज कर मिलवा देंगे, टिफ़िन वालों से टिफ़िन सप्लाई कर देगा। हाँ भाई हमको ये खरीदना है, बेड वगैरह ये सब चीज़ खरीदना है, हाँ सर। मतलब कहने का मतलब जो भी आपको आपके हेल्प के लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल होगा। आपको प्रॉपर्टी जब आप जाएंगे तो वो कह देगा हाँ सर ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट वाले का नंबर है, इसको फ़ोन कर लीजिएगा, इंटरनेट कनेक्शन लगा देगा, इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का मतलब जो हेल्प करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एक्टिव सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस। और लास्ट है सपोर्टिव रीजनल एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स। जहाँ पर ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं, डेवलप होते हैं, वहाँ पर जो है वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के जो म्यूनिसिपल बॉडी होती है वो भी इनको काफ़ी हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना डेवलप नहीं हो सकता। अब जितना भी म्यूनिसिपल से वहाँ देखिए साफ सफाई खूब अच्छे से होगा,
म्यूनिसिपल दम रेगुलर जाएगा, वहाँ सब साफ सफाई है, पानी का सप्लाई है, बिजली का सप्लाई है, सब उनको दम फटाफट फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट देगी। और उनको कोई दिक्कत है, सड़क बना देगा वहाँ सरकार बढ़िया से चारों तरफ, वहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था हो जाएगा, फैक्ट्री होगा तो वहाँ पर पुलिस का एक पेट्रोलिंग। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल जो भी बॉडी है वहाँ, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे म्यूनिसिपल नगर निगम हो, चाहे जो भी हो, वो भी मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, वो हर तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर जहाँ डेवलप होते हैं तो उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वहाँ पर ये फीचर्स उनके पाए जाते हैं। फर्म्स आर देयरफॉर expected to collaborate and compete with one another at the same time। तो वहाँ जो भी बिजनेसेस इस्टेब्लिश होते हैं, जो इंडस्ट्री लगते हैं, उनसे ये उम्मीद किया जाता है कि एक दूसरे से मिल के और एक दूसरे से compete करते हुए भी काम करेंगे, कि हाँ जितनी तेजी से और लोग काम कर रहे हैं उतनी ही तेजी से हम भी काम करें। ठीक है, कोई ढीला ढाला काम करेगा तो उसको लोग कहेगा अरे भाई ये ढीला है, तुम्हारा हम नहीं लेंगे, तुम बहुत देर से काम करते हो। तो उस पर प्रेशर पड़ता है अपने आप कि हम भी तेजी से उतना ही काम करें, तभी सबके साथ हम चल पाएंगे। अब एक जो मैंने बोला कि किसी को ऑर्डर आया कि हाँ भाई 1000 गाड़ी बनाना है, तो 1000 गाड़ी अगर कार बनाना है तो जो जो उसमें पार्ट लगेगा वो सब उसका ऑर्डर दे देगा कि 1000 कार के लिए सारा पार्ट्स बनाओ। अब पता चला कि बाकी सब पार्ट बना दिया, स्टीयरिंग व्हील वाले ने स्टीयरिंग व्हील दिया ही नहीं, तो उसका कार बनेगा नहीं बनेगा, कहेगा तुमसे आगे से स्टीयरिंग व्हील नहीं लेंगे, तुम बहुत टाइम लगाते हो, सब अपना अपना पार्ट दे दिया, तुम अभी तक स्टीयरिंग व्हील दिया ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि इनमें एक दूसरे के साथ मिलके और compete करते हुए एक दूसरे से काम करने का ये जो है उम्मीद किया जाता है। By collaborating they can expand their capacity and also learn from one another। तो जब ये एक दूसरे से मिल के काम करते हैं तो अपना काम भी बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं किस तरह से तेजी से काम करना है, किस तरह से ज़्यादा फायदा या अच्छा से काम करना है, ये एक दूसरे से सीखते हैं। थ्रू कंपटीशन दे आर फोर्स्ड टू बिकम मोर इफिशिएंट। और कंपटीशन के जरिए इनको दबाव पड़ता है इन पर कि हम और ज़्यादा इफिशिएंटली काम करें, तेजी से काम करें, बढ़िया क्वालिटी का काम करें। Now, how do clusters originate? ये क्लस्टर्स जो होते हैं ये शुरुआत कैसे इनकी होती है, कैसे पैदा होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, इसको अब समझेंगे। क्लस्टर्स में अराइज ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। कई फैक्टर्स के कारण ये शुरू हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। सर्टेन क्लस्टर्स evolve over a long time in history when artisans settle in one locality and evolve over centuries। पहला जो बात बोला है कि कई ऐसे क्लस्टर्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से एक जगह पर डेवलप हुए, क्योंकि वहाँ पर कारीगर लोग जो थे वो आके बस गए थे और धीरे 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 समय के साथ वो कारीगर अपना अपना काम जो है वो स्पेशलाइज करते चले गए। तो कई बार काफ़ी लंबे समय में कोई क्लस्टर्स डेवलप होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत पहले से कोई कारीगर लोग आके कहीं से और बस गए और अपना काम धीरे धीरे करने लग गए, तो धीरे धीरे करते करते सब अपना अपना काम बढ़ाते चले जाते हैं। पहले एक अकेला काम करता था, फिर कई लोग को रखा, ऐसे करके सब का काम डेवलप होते चला जाता है और वहाँ एक गुच्छा जैसा छोटे इंडस्ट्रीज का बन जाता है। हैंडलूम वीविंग क्लस्टर्स आर वन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस डेवलपमेंट। इसका एग्जाम्पल जो है, जो बुनकर जो हैंडलूम वीविंग करने वाले हैं,
तो बहुत सालों से वो एक जगह पर रह रहे होते हैं और धीरे धीरे कई लोग मिल के वहाँ अपना बड़ा बड़ा छोटा छोटा इंडस्ट्री जो है वो सेटअप कर लेते हैं। मतलब सिंगल से अपना काम डेवलप करते करते एक्सपर्ट हो गए रहते हैं और लोगों को जोड़ लिए रहते हैं, काम बढ़ जाता है। तो जहाँ भी हैंडलूम बनाने वाले, जिनको हम बुनकर लोग कहते हैं, ठीक है, तो उनका जो भी ये हैंडलूम इंडस्ट्री है वो ट्रेडिशनली ऐसे ही डेवलप हुआ है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज द वीवर्स दे सेटेड। हाँ, जुल्हा जो भी कहिए, हाँ, तो जुलाहे जुल्हा जो भी बोलते हैं, बुनकर हुए। तो ये जो है वीवर्स, तो ये इसी का एग्जाम्पल है कि दे हैव सेटल्ड ओवर सम पार्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दे हैव डेवलप्ड देयर वर्क। अब जैसे देखिए अलीगढ़ में ताला बनता है, बहुत आज से नहीं, बहुत पुराना वहाँ का है। तो वहाँ वही लोग ताला बनाने वाले जनरेशन बाय जनरेशन सेटल होते गए और वहाँ अच्छा जो है फिर पूरा लॉक इंडस्ट्री वहाँ। ऐसे ही कहीं जो है मुरादाबाद के आसपास बर्तन का जो है पूरा इंडस्ट्री सेटअप। तो कहने का मतलब वो ट्रेडिशनली इस तरह से वहाँ लंबे समय से रह रहे होते हैं और वहाँ ऐसे क्लस्टर्स डेवलप हो जाते हैं, जो पूरा पता चला पूरा मुरादाबाद आसपास सब जो है बर्तन ही बनता है। ऐसे अलीगढ़ वगैरह आसपास जो है खाली ताला बनता है, दुनिया हर ब्रांड का ताला, वहाँ सब ताले का ही काम। ऐसे फिरोज़ाबाद है, वहाँ चूड़ियों का है, वहाँ चूड़ियाँ ही बनाते हैं, बहुत सालों से लोग चूड़ियों के लिए फेमस है। तो इस तरह से जो है बहुत से जगह डेवलप हो जाते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक तो ये हुआ। और एल्स इन सम सेक्टर्स व्हेन अ लार्ज फर्म इज एस्टैब्लिश्ड, a cluster of firms may emerge to take care of its input and service requirements। दूसरा तरीका होता है कि कहीं कोई बड़ी फैक्ट्री लगाई गई, मान लीजिए कहीं कोई एक शुरू किया गया बड़ा फैक्ट्री, तो उसके आसपास धीरे धीरे उसकी जो ज़रूरतें होती हैं बड़ी फैक्ट्री की, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई छोटे छोटे जो है वो छोटे छोटे पहले दुकानें बड़े होते होते छोटे छोटे इंडस्ट्रीज आसपास में डेवलप कर रहे होते हैं, जो अपने सामान और अपनी सर्विसेज उस बड़े इंडस्ट्री को दे रहे होते हैं। तो ऐसे भी कई बार इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मान लीजिए कोई कंपनी है, सुजुकी कंपनी है, वो कहीं एक कार बनाने का बहुत बड़ा प्लांट लगाती है। अब क्या होगा कि उसको स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होगी, तो धीरे धीरे आसपास में कोई कोई स्पेयर पार्ट का छोटा छोटा फैक्ट्री लगाना शुरू करेगा, जो उसको स्पेयर पार्ट्स दे, कोई उसको क्लच देगा, कोई गियर देगा, कोई स्टीयरिंग व्हील देगा, कोई ब्रेक्स देगा, कोई इस तरह से वो धीरे धीरे वहाँ पर इस्टेब्लिश होना। और धीरे धीरे कुछ सालों के बाद 20-25 सालों में वहाँ पर पता चलेगा कि पूरा एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो गया, जो कि किस पर आधारित है, उस ऑटोमोबाइल सुजुकी के फैक्ट्री पर बेस्ड है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ऐसे भी डेवलप हो जाते हैं। एट टाइम्स गवर्नमेंट्स मे डिसाइड टू एनकरेज मैन्युफैक्चरिंग using raw materials from a region, which may also lead to emergence of clusters। एक और तरीका है कि कई बार सरकार ऐसा करती है कि किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए वो वहाँ पर एक बड़े इंडस्ट्री को लगाती है। जैसे मैंने आपको कहीं मान लीजिए सरकार सोचती है कि छत्तीसगढ़ का डेवलप करना है, तो वहाँ पर एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाती है। अब क्या होता है कि आयरन एंड स्टील का प्लांट लगाई, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या जरूरत होता है, आयरन ओर का जरूरत होता है, कोल का जरूरत होता है, क्रोमियम का जरूरत होता है, निकेल का जरूरत होता है, आपके चूना पत्थर लाइमस्टोन का जरूरत होता है, मैंगनीज का जरूरत होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होता है, बहुत सारी चीज़ों का जरूरत होता है। तो क्या होगा वहाँ पर कि वहाँ पर आयरन ओर का माइनिंग शुरू हो जाएगा, वहाँ पर कोयले का माइनिंग शुरू हो जाएगा, जहाँ भी कोयला होगा वहाँ पर जो है कहीं मैंगनीज ये सब का माइनिंग शुरू हो जाएगा। वहाँ पर क्या है, कहीं पर
जो है इलेक्ट्रिसिटी का छोटा कोई प्लांट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक जो बड़ा इंडस्ट्री लगाया गवर्नमेंट ने, उसकी जो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स है वो सब जो पत्थर तोड़ना शुरू कर देगा, जो मान लीजिए कहीं पत्थर का ज़रूरत है। तो इस तरह से वहाँ पर कई सारे इंडस्ट्री छोटे छोटे उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐसे आगे चल के एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन जाता है। तो ये था ओरिजिन ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, कैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स कहीं शुरू होते हैं, डेवलप होते हैं। नाउ next topic is 5.4, that is historical development of industrialization in तमिलनाडु। अब हम लोग इतना थियरी पढ़ लिए, अब हम लोग देखेंगे कि तमिलनाडु में जो है कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ या इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ तमिलनाडु में, क्या क्या तरह की इंडस्ट्रीज वहाँ डेवलप हुई, क्यों डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, थोड़ा सा जान लेंगे। चलिए थोड़ा सा आइए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन तमिलनाडु। There is a lot of evidence for presence of industrial activities such as textiles, shipbuilding, iron and steel making and pottery in pre-colonial तमिलनाडु। यानी कि जब से तमिलनाडु में अंग्रेज़ों का राज हो गया, मतलब तमिलनाडु का मतलब भारत की बात, तो उस समय तो भारत देश था नहीं, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जब से ब्रिटिश ये सब का उसके पहले से ही वहाँ हम देखते हैं कि छोटे मोटे उद्योग वहाँ चलते थे, जैसे कि टेक्सटाइल्स, शिप बिल्डिंग, जहाज बनाने का काम होता था, आयरन एंड स्टील मेकिंग भी होता था, और पॉटरी, ये बर्तन तरह तरह के बनाने के, ये सब काम वहाँ बहुत पहले से होते थे। गिवन द वास्ट कोस्ट लाइन, द रीजन हैज़ बीन इन्वॉल्व इन ट्रेड with both साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया फॉर सेवरल सेंचुरीज। क्योंकि तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा समुद्र का तट है, तो वहाँ बहुत पहले से ही काफ़ी व्यापार होता रहा है समुद्र के रास्ते से, जो कि एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया यानी कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, उधर के जो देश हो गए, और इधर वेस्ट एशिया यानी इधर वेस्ट एशिया, ईरान और गल्फ कंट्रीज जो हो गए, ठीक है, इधर जो है ये ट्रेड बहुत पहले से हुआ करता था। colonial policies also contributed to the decline of handloom weaving industry due to competition from machine made imports from England। तो जैसा आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश ने क्या किया, जो यहाँ के उद्योग धंधे थे उसको चौपट कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ का सामान बने और बिके, क्योंकि यहाँ के जो कारीगर थे, यहाँ के जो लोग थे, काफ़ी बढ़िया सामान बनाते थे, उनका जो है कारीगरी बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते थे, जो कि पूरा यूरोप में बहुत पसंद किया जाता। लेकिन इनको तो अपना माल बेचना था, तो क्या किए, मशीन से अब मशीन में एक चीज़ तो होता था कि बहुत तेज़ी से बनता था, जिस तेजी उतना स्पीड से आदमी नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी लोग जो है, चूँकि हाथों से बनी हुई चीज़ काफ़ी सुंदर होती थी, उसमें कलाकारी बहुत होती थी, तो लोग पसंद करते थे फिर भी। लेकिन अब ये तो पूरी तरह देख ब्रिटिश लालची हो गए थे, चाहते थे कि भाई हम खाली हमारा ही सामान बिके, इनका चौपट हो जाए। तो उन्होंने क्या किया था
पढ़ा है आपने कि हमारे गुड्स पर क्या हमारे टैक्स लगा देते थे कि जो इंडियन जो यहाँ के जो कारीगर लोग को अगर माल बेचेगा कच्चा माल जैसे कॉटन या और चीज़ तो उस पर वो टैक्स ज़्यादा लगा देते, हाई प्राइस सेट कर देते थे, और जो अगर ब्रिटिश को बेचेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगाते थे। तो इस तरह से वो क्या है सारा कच्चा माल कम कीमत पर कॉटन वगैरह यहाँ से खरीद के और इंग्लैंड भेज देते थे वहाँ मशीनों में बन के। तो एक तो क्या हो गया कि कच्चा माल हमारे कारीगरों के लिए महंगा हो गया और उनके लिए सस्ता हो गया, और दूसरे वहाँ की फैक्ट्रियों में तेज़ी से बन के जब बिकने लग गया तो लोगों को मजबूरी हो, अब यहाँ के लोगों को कच्चा माल ही नहीं मिल रहा था। तो इस तरह यहाँ के जो थे वीवर्स वगैरह और जो भी इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे चौपट हो गई, घाटे में जाने लग गई, बंद हो गई। इनका सामान महंगा होता था तो कोई लेना नहीं चाहता था, उनका सामान सस्ता होता था, दिखने में लगभग वैसा ही रहता था, तो उनका सामान बिकने लग गया। इंग्लैंड डेवलप हुआ किसकी कीमत पर? इंडिया की कीमत। इंडिया को बैकवर्ड किया, खुद डेवलप हुआ। तो यही सच्चाई है। आज हम जो भी डेवलप्ड कंट्री इंग्लैंड को देखते हैं, इंग्लैंड बहुत डेवलप है, तो दूसरों का माल चूस के खुद डेवलप हो गया है, हर जगह से सारा चीज निकाल के लेके चला गया और आज दिखाता है कि हम कितने डेवलप हैं। ठीक है, यही है। तो उन्होंने क्या किया, तमिलनाडु के भी जो भी इंडस्ट्रीज थे वो इसी तरह जो है वो भी चौपट हो गए, क्योंकि वहाँ जो है ब्रिटिश जो है उन्होंने अपने मशीन में बने हुए सामान को बेचना शुरू कर दिया, इनका सामान को बिकना बंद करवा दिया टैक्स वगैरह लगा के। बट सम इंडस्ट्रीज ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। फिर भी जो है अंग्रेजों के शासन में भी कुछ इंडस्ट्रीज सरवाइव कर सके। आप डीपली नहीं पढ़े, इतना परेशान किया है यहाँ के, कोई बिजनेस को डेवलप नहीं होने दिया, कोई बिजनेसमैन को वो खोलने ही नहीं देते थे, परमिशन नहीं देते थे, और परमिशन मिल भी जाता था तो उनको इतना महंगा कर देते थे कि उनका सामान बिके नहीं। तो ये हुआ कि जितने हमारे पहले से कारीगर लोग थे सब बेचारे बेकार हो गए, चौके उनका सामान बिकना नहीं था तो फिर बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए थे सब। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश के समय में क्या इंडस्ट्रीज सेटअप हुई? देर आर टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोसेस। दो तरह के फैक्टर्स हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज को डेवलप होने दिया तमिलनाडु में। द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इन वेस्टर्न एंड सदर्न तमिलनाडु बाई colonial government led to the emergence of large scale textile sector in these parts। इन्होंने क्या हुआ देखा, वहाँ चूंकि काली मिट्टी होती है साउथ इंडिया में, काली मिट्टी में जो है कॉटन बहुत बढ़िया उगता है, तो इन्होंने तमिलनाडु में बड़े स्तर पर कॉटन का प्लांटिंग करवाया, कॉटन प्लांटेशन, कॉटन कल्टीवेशन करवाया, जिसके कारण जो है वहाँ टेक्सटाइल बेस्ड, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वहाँ डेवलप हो पाई। Second, increase in trade during this period led to industrial development around two of the most active ports in the region, Chennai and Tuticorin। यहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था समुद्र के रास्ते, तो जो दो मेन पोर्ट्स थे जहाँ से ट्रेडिंग होता था, यानी एक तो था चेन्नई और दूसरा था तूतीकोरिन, इनके आसपास जो है कई इंडस्ट्रीज डेवलप हो गए कॉटन टेक्सटाइल की। मैच फैक्ट्रीज टू emerged during the colonial period in the Sivakasi region, which later on became a major center for fireworks production and printing। तो उस समय यहाँ मैच जो मैच बॉक्स होता है, जो हम दिया सलाई कहते हैं हिंदी में, तो वहाँ उस समय मैच फैक्ट्रीज जो हैं काफ़ी सेटअप हुई शिवकाशी एरिया में। मैच जो है उसमें आपका फॉस्फोरस का यूज होता है, तो ये उस समय मैच फैक्ट्री सेटअप हुई, जो कि बाद में चल के उसी हम जो है यहाँ पर आप जानते हैं शिवकाशी में फायर वर्क्स, जितना भी ये आतिशबाजी वगैरह और पटाखे और ये सब के इंडस्ट्रीज आगे चल के वो डेवलप हो गए, एंड प्रिंटिंग, और वहाँ प्रिंटिंग का भी कारखाने वगैरह बहुत सारे
डेवलप हुए। पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी टू कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द रीजन। और पोर्ट से चूंकि बहुत सारा ट्रेडिंग होता था, लोडिंग अनलोडिंग सारा चीज, तो उससे जो पोर्ट फैसिलिटीज जो है वो चेन्नई और ये सब तूतीकोरिन पोर्ट में उसके आसपास काफी डेवलप हो गया। लेदर प्रोडक्शन was also taking place in Dindigul, Vellore and Ambur areas। उसी तरह चूंकि यहाँ जानवर काफी होते थे, तो लेदर इंडस्ट्रीज, लेदर प्रोडक्शन जो है वो डिंडीगुल, वेल्लोर और अम्बुर क्षेत्र में काफी ज्यादा होने लग गया, तो वहां लेदर इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो गए। इन वेस्टर्न तमिलनाडु the emergence of textile industries also led to demand and starting of textile machinery industry in the region। तो जब इतना ज़्यादा टेक्सटाइल बन रहे थे तो उनके मशीनों की ज़रूरत होने लग गई, और उनके मशीन बनाने वाले भी इंडस्ट्रीज वहाँ पर सेटअप हो गए। दिस टेक्सटाइल मशीनरी इंडस्ट्री इन टर्न लेड टू द राइज ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल वर्कशॉप्स फॉर रिपेयर एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ मशीनरी कंपोनेंट्स। तो जब टेक्सटाइल बनाने वाली मशीनों का जब वहाँ फैक्ट्री लगा, तो ऐसी मशीनों का रिपेयर करने वाले वहाँ पर बहुत सारे जो है वर्कशॉप्स खुल गए, और उनके स्पेयर पार्ट्स जो है वो बनाने वाले इस तरह के जो है वो वर्कशॉप वहाँ साथ में शुरू हो गए। अनदर मेजर डेवलपमेंट इन द वेस्टर्न रीजन इज इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन 1930s। फिर अब देख रहे हैं कि जब इतनी फैक्ट्रीज लग रही हैं, इंडस्ट्रीज वहाँ शुरू हुई, वर्कशॉप चल रहे थे, तो सबको मशीन किससे चलना था? बिजली, तो बिजली की ज़रूरत थी। तो इसी के लिए वहाँ जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स भी सेटअप किए गए। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी allowed for use of oil engines for drawing ground water। तो उससे जो है वहाँ इंजन का जो है चलाना संभव हो पाया, जो कि जमीन से पानी निकालते थे। दिस लेड टू बोथ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑयल इंजन्स। तो ऐसे में जब वहाँ पानी निकाला जाने लग गया जमीन से, तो एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, और साथ ही साथ इंजनों की जो है ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होने लग गई। इन टर्न इट लेड टू एमरजेंस ऑफ वर्कशॉप्स फॉर सर्विसिंग इंजन्स एंड ऑल्सो फॉर एड्रेसिंग द डिमांड फॉर स्पेयर पार्ट। तो जब पानी निकालने वाले जो मोटर पंप होते हैं, उनकी जब डिमांड होने लग गई, तो मोटर पंप रिपेयर करने, सर्विस करने वाले वर्कशॉप्स वहाँ खुलने लग गए, उसके स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले वर्कशॉप्स जो है धीरे धीरे सेटअप हो गए। फाउंड्रीज बिगैन टू बी सेट अप एंड एग्रीकल्चरल मशीनरी बिगैन टू बी प्रोड्यूस्ड। तो जब एग्रीकल्चर भी डेवलप हो गया वहाँ, और इतने तरह के फैक्ट्रीज लग गए जहाँ मशीनें इस्तेमाल हो रहा था, मशीन का स्पेयर पार्ट्स, तो उनके लिए फाउंड्री कहते हैं जहाँ ढाला जाता है, लोहे को अलग अलग उसमें ढाला जाता है। ये जो भी लोहे के पार्ट्स बनते हैं, लोहे की चीज़ें बनती हैं या स्टील की चीज़ें बनती हैं जहाँ, उनको फाउंड्री कहा जाता है। ठीक है, पिघला के उनको अलग अलग शेप में ढाला जाता है। तो ऐसे जो चूंकि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, तो एग्रीकल्चर में जो भी टूल्स यूज होता है, फावड़े हैं, कुदाल हैं, मशीन है, जो भी चीज़ें हैं, मोटर पंप, तो एग्रीकल्चरल जो भी टूल्स होते हैं उनकी ज़रूरत। इतने तरह के मशीन वहाँ थे, उनके स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए, मशीन के पार्ट्स मशीन बनाने के लिए, तो वहाँ पर फाउंड्रीज भी जो है सेटअप हो गई, और तरह तरह की मशीनरी वहाँ एग्रीकल्चर और तरह तरह की मशीनरी भी बनने लग गई। जस्ट एक मिनट हो।
हाँ, so now the next topic is पोस्ट इंडिपेंडेंस टू अर्ली 1990s, यानी आज़ादी के बाद से लेके 1990 के डेकेड तक क्या डेवलपमेंट्स हुए वहाँ। Soon after independence, several large enterprises were set up by both the central and state governments in different segments, such as Integral Coach Factory in Chennai to make railway coaches, and the Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) in Tiruchirappalli manufactures to boilers and turbines। तो देखिए, आज़ादी के बाद जो है सरकार द्वारा कई बड़े बड़े वहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। जैसे कि जिसका एग्जांपल एक है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जहाँ जो है रेलवे के मॉडर्न कोचेस, जो बढ़िया कोच होते थे अच्छे ट्रेनों के, जिसे पहले आप एसी ट्रेनों में राजधानी वगैरह में देखते थे, शताब्दी वगैरह में, तो वो बनते थे यहाँ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई टू मेक रेलवे कोचेस। एंड दूसरा जो था वहाँ बड़ा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाली, बड़ी मशीनें मतलब समझिए कि जो कमरे के साइज की, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इन तिरुचिरापल्ली, त्रिची जिसे कहते हैं, मैन्युफैक्चर टू बॉयलर्स, बड़े बड़े बॉयलर्स एंड टरबाइंस, वो वहाँ टरबाइंस बनाते हैं। BHEL in turn led to emergence of an industrial cluster of several small firms catering to its input requirements। तो अब जब वहाँ BHEL या भेल के जो फैक्ट्री सेटअप हुआ, तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें ये बनाता था जिसमें कि बहुत सारे छोटे स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती थी। तो उन स्पेयर पार्ट्स को बनाने के लिए छोटी छोटी वहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री वाज सेटअप टू मैन्युफैक्चर टैंक्स इन अवाड़ी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई। चेन्नई शहर के बाहर अवाड़ी एक एरिया है जहाँ की हैवी व्हीकल्स, भारी भारी बड़ी गाड़ियाँ, जिनसे कि टैंक्स होते हैं, तोप, तो टैंक्स को बनाने के लिए वहाँ पर एक हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, बहुत नामी है अवाड़ी का, वहाँ टैंक्स बनते हैं भारत के जो हैं। तो ऐसे टैंक्स बनाने वाली और बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल जो मिलिट्री वगैरह में यूज़ होती हैं, उनको बनाने वाली जो है यहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई। स्टैंडर्ड मोटर्स टू स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग कार्स इन चेन्नई। फिर यहाँ कार बनाने वाली स्टैंडर्ड मोटर्स एक कंपनी वहाँ स्टार्ट हुई थी। अशोक मोटर्स, लेटर अशोक लेलैंड, एंड स्टैंडर्ड मोटर्स टुगेदर हेल्प्ड फॉर्म एन ऑटोमोबाइल क्लस्टर इन द चेन्नई रीजन। तो एक तो स्टैंडर्ड मोटर्स था और दूसरा अशोक मोटर्स, जिसको बाद में नाम आज अशोक लेलैंड से हम नाम जानते हैं, इनकी बड़ी बड़ी जो है ये फैक्ट्रीज वहाँ पर डेवलप हुई, जिन्होंने आगे चल के वहाँ ऑटोमोबाइल क्लस्टर डेवलप किया। चेन्नई क्षेत्र में ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए बहुत सारे इंडस्ट्रीज वहाँ पर डेवलप हो गए। द अवाड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट was established in 1950s to support the small and medium companies supplying to the large firms in the region। तो अवाड़ी एरिया में जहाँ की ये बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज काम कर रही थी, वहाँ पर एक स्पेशल उसको नाम देके बनाया गया अवाड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट, और वहाँ पर इनके लिए कुछ विशेष प्रबंध, फैसिलिटीज़ वगैरह सारे किए गए, ताकि ये जो स्मॉल और मीडियम कंपनीज वहाँ काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई कर रहे थे, उनके लिए वहाँ एक बढ़िया माहौल डेवलप किया जा सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके।
More hydroelectric power projects in the state were also initiated. धीरे धीरे वहाँ पावर प्रोजेक्ट्स जो कि हाइड्रो बेस्ड थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू किए गए, क्योंकि बिजली की जब इंडस्ट्रीज लग रहे थे तो बिजली की ज़रूरत। आज देखिए बिहार में एक बड़ी समस्या ये है, बिजली की कमी। भाई कोई इंडस्ट्री क्यों आएगा आपके यहाँ जब आपके यहाँ बिजली नहीं? सारे इंडस्ट्री बिजली से ही चलते हैं। कोई भी जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा देखेगा कि अरे यहाँ तो बिजली ही नहीं है, और बिजली है भी जो लिमिटेड थोड़ी बहुत, तो बहुत महंगी। तो यहाँ कोई क्यों लगाएगा, उसको कॉस्ट इतना भाग जाएगा मशीनों को चलाने का। तो बिजली की कमी है, तो इसीलिए बिहार सरकार नए कुछ पावर प्लांट शुरू करने जा रही है। तो पावर प्लांट्स की ज़रूरत बहुत होती है। तो वहाँ देखिए तमिलनाडु में जैसे फैक्ट्रीज इतने सारे लगने लग गए, तो नए नए और भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ शुरू किए टू इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ताकि हर जगह बिजली का कनेक्शन, बिजली की फैसिलिटी दी जा सके। द गवर्नमेंट प्लेड अ मेजर रोल इन ऑल दीज प्रोसेसेस। इन सब में सरकार ने वहाँ काफ़ी काम किया। द सलेम स्टील प्लांट was set up in 1973 to produce stainless steel. फिर 1973 में सलेम में वहाँ सलेम स्टील प्लांट लगाया गया जो कि स्टेनलेस स्टील बनाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो आप देखते हैं, जो बढ़िया स्टील की चीज़ें होती हैं बिल्कुल चमकदार, दे आर कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। काफ़ी महंगा होता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील बनाने वाला वहाँ प्लांट जो है 1973 में सलेम में इस्टेब्लिश किया गया। द 1970s एंड 1980s saw the setting up of emergence of powerloom weaving clusters in the Coimbatore region, as well as expansion of cotton knitwear cluster in Tirupur and home furnishing cluster in Karur. तो देखिए जैसे जैसे वहाँ बिजली बढ़ने लगी, बिजली की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन शुरू हो गया, मशीन्स बननी शुरू हो गई, तो अब वहाँ कोयम्बटूर के आसपास पावर लूम यानी बिजली से चलने वाले जो मशीन, हैंडलूम वीविंग मशीन होते हैं। एक होता हैंडलूम हम बोलते हैं जहाँ हाथ से आदमी काम करते हैं, पावर लूम बोलते हैं जहाँ बिजली मशीन से जो है बुनाई होती है कपड़ों की। पावर लूम वीविंग इंडस्ट्री जो है ऐसे काफ़ी सेटअप हो गए कोयम्बटूर के आसपास। एज वेल एज एक्सपेंशन ऑफ कॉटन निटवेयर, और कॉटन के जो बुनाई करके हमारे तरह तरह के गारमेंट्स जो बनते हैं, हम अंडर गारमेंट्स पहनते हैं या और तरह के कपड़े कॉटन के पहनते हैं, इन सब का जो है तिरुपुर के आसपास काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया। और करूर के आसपास होम फर्निशिंग, जो घरों में हम जैसे पर्दे हैं, टेबल क्लॉथ, बेड शीट, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं, इनका जो है प्रोडक्शन करूर एरिया में कई सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ मोर एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर with setting up of industrial estates by the state government in different parts. तो इस समय में जो है सरकार ने छोटे और मीडियम कई तरह के इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जगह जगह पर जो है सेटअप की। इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठीक है, यानी कि ऐसा स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया होता था जहां पर इंडस्ट्रीज को कई तरह की छूट होती थी, कई तरह के उनको फैसिलिटीज मिलता था। आज हम उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल पार्क्स कहने लगे हैं। मॉडर्न आज के टाइम्स में हम उनको नाम देते हैं इंडस्ट्रियल पार्क्स। तो इससे पहले इनको कहा जाता था, फिर एक और नाम दिया गया था, बीच में आपने पढ़ा होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, जिसके बारे में पूछा गया आपसे इस बार पीटी में कि SEZ, हाँ, SEZ एक्ट जो है कब आया है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहते थे बीच में, और पहले इसको जो है इंडस्ट्रियल एस्टेट कहते थे। मतलब आज से 60-70 साल पहले इंडस्ट्रियल एस्टेट कहते थे, जहां इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बहुत सुविधा होती थी। ऐसी जगहों पर इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए तुरंत परमिशन मिल जाता था, कई तरह की छूट होती थी, फैसिलिटीज़ तुरंत वहां मिल जाती थी। तो ऐसे कई इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है तमिलनाडु में
वहाँ की सरकार ने स्टार्ट किए। द होसुर इंडस्ट्रियल क्लस्टर is a successful case of how such policy efforts to promote industrial estates helped to develop industries in a backward region। तो तमिलनाडु का जो एक पिछड़ा इलाका था होसुर, वहाँ पर सरकार ने ऐसा पॉलिसी अपने जो है नीति बना के वहाँ की हमें डेवलप करना है पिछड़े इलाकों को, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप किया और वहाँ प्रमोट किया, उसको काफ़ी बढ़ावा दिया, मदद किया सरकार ने। तो धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हो गए और आज वहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो चुका है। तो वही कहा जा रहा है कि द होसुर इंडस्ट्रियल क्लस्टर is a successful case of how such policy efforts to promote industrial estates helped to develop industries in a backward region। यानी सरकार ने जब नीति मन बना लिया, ऐसा नीति बनाया कि हमें पिछड़े इलाकों को डेवलप करना है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप करना है, और होसुर में ऐसा ही करके दिखाया, तो ये दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल बना कि कैसे हम पिछड़े इलाकों को भी इंडस्ट्रीज से डेवलप कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन तमिलनाडु लिबरलाइजेशन फेज, यानी अब 1990s के बाद जो लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, एलपीजी शुरू हुआ भारत में, उस फेज में कैसे इंडस्ट्रीज वहाँ डेवलप हुए तमिलनाडु में। देखिए, द फाइनल फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन in the post reforms period since the early 1990s, यानी जो अंतिम फेज अभी अब हम देखते हैं, तो आज के हिसाब से जो फाइनल डेवलपमेंट हुआ तमिलनाडु के इंडस्ट्रीज का पोस्ट रिफॉर्म्स, यानी रिफॉर्म्स के बाद। पोस्ट वर्ड जब आता है किसी शब्द के पहले, उसका मतलब होता है उसके बाद। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद। पोस्ट रिफॉर्म्स, यहाँ रिफॉर्म्स कह रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि हमारे यहाँ 1990s में आए थे, एलपीजी। तो कह रहा है पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड, यानी रिफॉर्म्स के बाद का जो पीरियड था, यानी 90s के बाद वाला जो पीरियड था, वो जो है फाइनल फेज है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का तमिलनाडु के। The reforms made the state governments more responsible for resource mobilization, and they were forced to compete with each other to attract private investments for industrialization। ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए थे, आप बताया लिबरलाइजेशन, यानी सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया गया, नियम कानून को बहुत आसान बना दिया गया और उनको छूट दिया गया हर चीज़ में आसानी से बिजनेस करने की। प्राइवेटाइजेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया, हर तरह के कामकाज, हर तरह के प्रोडक्शन में उनको बढ़ावा दिया गया। और ग्लोबलाइजेशन, विदेशों से कंपनियों को यहाँ आने जाने या यहाँ से लोगों को बाहर आने जाने पर हर तरह की छूट दी गई, सुविधा दी गई। तो जब ये सुधार किए गए, तो ऐसे में जो राज्य सरकार थे उन पर ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई कि जो उनके पास रिसोर्सेज थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके वो अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करवाएं प्राइवेट लोगों से, ताकि वहाँ का इकोनॉमी डेवलप हो सके। तमिलनाडु में ये बहुत पहले हुआ, जो आज यूपी बिहार करना चाह रहे हैं। आज ये मीटिंग करते हैं, सबमिट करते हैं, इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन को बुलाते हैं कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, ये फैसिलिटी देंगे। तमिलनाडु ने ये बहुत पहले किया, क्योंकि वहाँ उसी समय तुरंत जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए गए थे इकोनॉमिक, एलपीजी, उसके कारण दबाव पड़ा सरकारों पर कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करवाइए। जैसे आज मोदी परेशान है भारत के लिए, तो वैसे ही वहाँ की सरकारों पर दबाव पड़ा कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दीजिए बिजनेसमैन को, ताकि वो यहाँ आके तरह तरह के इंडस्ट्रीज लगाएं और यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इंसेंटिव्स सच एज चीप लैंड, टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडाइज्ड बट क्वालिटी पावर वर ऑफर्ड टू हू इन्वेस्टर्स।
देखिए क्या क्या उनको लालच दिया गया, इंसेंटिव्स सच है चीप लैंड, सस्ती ज़मीन। उनको कहा गया बिजनेसमैन को आइए आप यहाँ फैक्ट्री लगाइए, आपको ज़मीन बहुत सस्ता हम देंगे। टैक्स कंसेशन, टैक्स में छूट देंगे आपको, बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा। एंड सब्सिडाइज्ड बट क्वालिटी पावर, और कम रेट पर बिजली देंगे लेकिन क्वालिटी, यानी कि जब आपको जितना ज़रूरत होगा 24 घंटे आपको मिलेगा, जितना पावर जितना वोल्टेज ज़रूरत है वो आपको दिया जाएगा कम रेट पर, सब्सिडाइज्ड रेट पर। तो ये सारे छूट, ये सारे इंसेंटिव्स दिए गए बिजनेसमैन को टू वो इन्वेस्टर्स कि यहाँ आइए, यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, फैक्ट्री लगाइए। ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड करेंसी डिवैल्यूएशन ऑल्सो हेल्प्ड ओपन अप एक्सपोर्ट मार्केट्स। साथ ही साथ ट्रेड में काफ़ी छूट, जैसे विदेशों से ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसमें भी नियम कानून बहुत आसान बना दिए गए। जैसे विदेशों से भी ट्रेड जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारा उनको भी पैसे का लेन देन करना होता है, तो वहाँ बहुत सारे नियम कानून होते हैं कि भाई यहाँ आपको इतना गारंटी रखना पड़ेगा तब आपको वहाँ, तो ये सब गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो उसमें भी उनको नियम कानून में काफ़ी छूट दिया गया, उनके लिए सुविधा किया गया। एंड करेंसी डिवैल्यूएशन, करेंसी का हमारे वैल्यू कम किया गया, करेंसी का वैल्यू कम किया गया, तो उससे क्या हो गया, हमारी चीज़ें सस्ती हो गई, हमारी चीज़ें सस्ती हो गई, तो हमारे प्रोडक्ट्स का, एक्सपोर्ट्स का हमारे दाम कम हो गया, एक्सपोर्ट सस्ते हो गए तो विदेशों में उनकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, करेंसी का डिवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, $1 में मान लीजिए पहले 20 रुपए होते थे, अब हो गए 40 रुपए। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है 20, जहां $1 में 20 रुपए होते थे, मिलते थे, अब $1 में 40 रुपए मिलेंगे, तो रुपए का वैल्यू कम हो गया, डॉलर का वैल्यू बढ़ गया। और डिवैल्यूएशन का उल्टा होता है एप्रिसिएशन, यानी बढ़ा देना। हाँ भाई, कल तक डॉलर में 40 रुपया मिलता था, अब 20 ही रुपया मिलेगा। तो अब देखिए कि जो डॉलर का, ये सॉरी, हमारे करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दिया गया, यानी कि डॉलर में 20 की जगह 40 देने लग गए, तो $1 में पहले जितना सामान खरीदते थे, अब वहां का आदमी $1 में उसका दुगना खरीद पाएगा। हमारे करेंसी का वैल्यू कम हो गया, तो $1 में मान लीजिए पहले वो 1 केजी खरीदता था आटा, अब वो 2 केजी आटा खरीद सकेगा, उसके लिए सस्ती हो गई चीज़ें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चीज़ों को खरीदना चाहेगा, हमारी चीज़ें सस्ती हो गई। डिवैल्यूएशन से क्या होता है, चीज़ें हमारी सस्ती हो जाती है, और एप्रिसिएशन से चीज़ें महंगी हो जाती है। तो जब डिवैल्यूएशन किया गया करेंसी का, तो उससे क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो गया, और हमारे एक्सपोर्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड विदेशों में होने लग गया, क्योंकि हमारी चीज़ें सस्ती थी। दिस लेड टू 2 मेजर डेवलपमेंट, इससे 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। क्या हुए, द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन द स्टेट that evolved over a much longer period include sugar, fertilizers, cement, agricultural implements, iron and steel, chemicals, transformers and papers। तो इसके कारण जो है वहाँ पर कई तरह की इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यानी एग्रीकल्चर के जो टूल्स औजार होते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ट्रांसफार्मर्स जो ट्रांसफार्मर बनते हैं, एंड पेपर, पेपर बनाने वाले, ये सारे इंडस्ट्रीज तमिलनाडु में डेवलप हुए। बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, तमिलनाडु at present has the largest number of factories among all states in India। देखिए तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री हैं किसी भी स्टेट से इंडिया में, एंड ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग। और तमिलनाडु में ही किसी भी स्टेट में फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं।
Importantly, it is more labor intensive compared to other industrially advanced states like Maharashtra and Gujarat। एक और बात वहाँ जो तारीफ की है कि दूसरे इंडस्ट्रियल स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, जो ये भी डेवलप्ड स्टेट हैं, इनके कंपैरिजन में वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने वाले इंडस्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। जबकि महाराष्ट्र, गुजरात में भी बहुत इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन यहाँ के इंडस्ट्रीज में ज़्यादा लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, क्योंकि ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज होंगे गुजरात, महाराष्ट्र। द मेजर इंडस्ट्रीज आर ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, लाइट एंड हैवी इंजीनियरिंग, मशीनरी, कॉटन, टेक्सटाइल्स, रबर, फूड प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, केमिकल्स एंड लेदर गुड्स। तो जो तमिलनाडु में मेजर इंडस्ट्रीज हैं क्या हैं? ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स यानी ऑटो के स्पेयर पार्ट्स ऑटोमोबाइल्स के, लाइट एंड हैवी इंजीनियरिंग, छोटे बड़े तरह के मशीन और अलग अलग चीज़ें बनाने वाले, मशीनरी, मशीन बनाने वाले, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन के कपड़े जो है तरह तरह के, रबर, रबर इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट्स, तरह तरह के खाने वाली चीज़ें, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, जो आने जाने लाने ले जाने के लिए गाड़ियों में इस्तेमाल होती है बहुत सारी चीज़ें, केमिकल्स एंड लेदर गुड्स, और लेदर से बनने वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ का वहाँ पर इंडस्ट्रीज है। अनलाइक अदर स्टेट्स, the industries are spread across all regions of the state। दूसरे राज्यों से कंपेयर करें तो तमिलनाडु में इंडस्ट्रीज हर एरिया में फैली हुई है, हर क्षेत्र में है तमिलनाडु के। देयर आर 27 क्लस्टर्स इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स। 13 जिलों में 27 क्लस्टर चल रहे हैं तमिलनाडु में। विथ मेनी ऑफ देम बीइंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एज वेल, जिसमें कि कई क्लस्टर्स ऐसे हैं जो अपना ज़्यादातर माल जो है सीधे एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर विदेश के बाज़ारों में भेजते हैं। द स्टेट हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेल, एयर एंड मेजर पोर्ट्स। और तमिलनाडु राज्य में क्या है कि सड़कों का, रेलवेज का, हवाई जहाज का और पोर्ट्स का एक बहुत अच्छा नेटवर्क है, जिसके कारण वहाँ सामान तेजी से लाया ले जाया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट भी डेवलप्ड है और इंडस्ट्रीज जो, तो ट्रांसपोर्ट आपको ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज होगा, म्यूट कर दीजिए, इंडस्ट्रीज होगा और वहाँ जो है सामान उसका लाने ले जाने का सुविधा नहीं होगा तो फिर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको ज़रूरत है कि ज़्यादा बढ़िया वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हो, और रेलवे स्टेशंस, रोड नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, ये सब जो है पूरा डेवलप होना चाहिए, जो कि तमिलनाडु में है, जिस वजह से वहाँ इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाया है। तो इस तरह हमने देखा कि तमिलनाडु में कैसे शुरुआत हुई और कैसे कैसे अलग अलग पीरियड्स में वहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, और किस तरह से सरकार ने वहाँ काफ़ी काम किया और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का अपना एक पॉलिसी बनाया और उसको लागू किया, इम्प्लीमेंट किया, जिसके कारण आज तमिलनाडु के देखिए 13 जिलों में 27 क्लस्टर्स वहाँ अच्छे से चल रहे हैं, और इतना सबसे इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट पूरे इंडिया में बन पाया तमिलनाडु। तो हमने बहुत डिटेल में वहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को समझा जो है तमिलनाडु के, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वहाँ के देखेंगे क्या क्या वहाँ पर किन किन कंपनीज के क्या क्या फैक्ट्रीज वहाँ वर्क कर रहे हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में